फॉर्म बताए थे ना तुम लोग को? बताओ, बॉडी फॉर्म तो लगता बताए थे, जो माइसीलियम, हाइफी वगैरह बताए थे ना? अप्लाई करो। तो बॉडी फॉर्म को पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर जो हाइफी था, माइसीलियम था, ब्रांच हो रहा था, ठीक है, वो सब तो हो गया था। चलो ठीक है, उसको लिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फंगल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ग्रोथ एंड नेचर ऑफ ग्रोथ। Except for cyst, the body of a fungus is made up of a number of elongated tubular filament known as hyphae. The body of a fungus having filamentous branch or hyphae is known as mycelium. A mycelium develops from a single spore.
चलो इसको नोट करो, ये ब्रांच है कि नहीं, तो इसको माइसीलियम लिख दो। हो गया सर। हो गया सब, हो गया ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना सब? अब नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर। इसमें सेप्टेट एंड ए सेप्टेट का कॉन्सेप्ट था, जो डिवीजन करता था उसको सेप्टेट बोलते थे, ठीक है। इन सेवरल केसेस fungal hierarchy come together and produce a loss or compact tissue known as loose है, last में loose or compact tissue known as पैलेक्टेनाइमा होगा, पैलेक्टेनाइमा स्पेलिंग 6 लैक्टन कायमा होगा, सॉरी लैक्टन कायमा, ठीक है। The hyphae can be aseptate, aseptate या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन सेप्टेट, नॉन सेप्टेट और सेप्टेट और सेप्टेट।
in aseptate cross wall or septa are not let down at the time of nuclear division. Continuous nuclear division make the hyphae continuous nuclear division make the hyphae multinucleated. Multinucleated. If the whole mycelium is without septate, septa, the same is called सिनोसेटिक. देखो, सबसे पहले ये मान लो एक हाइफी है, तो इसमें अगर डिवीजन हो जाता है तो इसको हम लोग सेप्टेट बोलेंगे, ठीक है. लेकिन अगर इसमें इस तरह का वॉल जो है वो नहीं होगा और ये इस स्टेज में मल्टीन्यूक्लियर सिस्टम में रहेगा, उसी को हम लोग सिनोसेटिक बोलेंगे. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनोसेटिक. इसको ध्यान रखना क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है. सिनोसेटिक क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ हाइफी इज कॉल्ड सिनोसेटिक. वही इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर डिवीजन होने से मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में चला जाता है. जब वो मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर्म में जाएगा तो, लेकिन उसमें क्रॉस वॉल नहीं होना चाहिए. क्रॉस वॉल हो गया तब तो वो सिनोसेटिक नहीं कहलाएगा, अगर नहीं है तो कहलाएगा. यही होता है एसेप्टेट में, ठीक है. सेप्टेट में सिंपल है कि न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होगा. हम लोग लिख सकते हैं इन सेप्टेट hyphae cross wall let down, hyphae cross wall let down, cross wall let down after the nuclear division. After the nuclear division. अब देखो, हम फिगर बना देते हैं. ये जो स्टेज है, ठीक है, इसमें जो स्टेज दिख रहा है वो तुमको देखेगा क्या? ये हो गया, ये हो गया एसेप्टेट. एसेप्टेट और इसी को बोले सिनोसेटिक, ठीक है. और अगर इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो गया, मान लो ये क्रॉस वॉल बन गया और बीच में न्यूक्लियस आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहला जाएगा क्या? तो ये कहलाएगा एसेप्टेट. सॉरी, ये कहलाएगा सेप्टेट. सेप्टेट हाइफी, ठीक है. चलो इसको जल्दी से नोट करो. तो
हो गया सर। हो गया। Yes. बेटा Yes. अब जो इसका पोर्स है, जैसे मान लो सेप्टम बनेगा, सेप्टेट बनेगा ना, तो इसका पोर भी होगा। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो मान लो ये सेप्टम बना, तो ये जो पोर है इसको भी डिफ्रेंशिएट किया है। एक पोर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, और एक पोर को बोल देंगे हम लोग क्या, डोली पोर। तो वो कैसे है, बस उसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। एक होता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पोर। क्या बोलेंगे, सेंट्रल पोर या फिर सेप्टल पोर, इसी का दूसरा नाम होगा सेप्टल पोर, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह से रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डॉली पोर। बस ये पोर साइड में नोट कर लो, क्योंकि ये सेप्टम में अगर होगा तो पोर्स होगा ही। इसको नोट कर लो फटक से, साइड में छोटा सा बना लो। ऐसे क्वेश्चन इस तरह नहीं कभी नहीं पूछता है, बट अगर पूछ दिया तो हो गया। Yes, sir. स्ट्रक्चर बस बनाना है तुमको, ज्यादा मतलब इसका ये नहीं करना, डिटेल स्टडी नहीं करना, बट ध्यान रखना कि अगर पोर्स हुआ तो ये दो टाइप का पोर होता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, पोर्स को लेकर, बट अब ऐसे नहीं पूछता। पहले के एग्जामिनेशन में पूछा जाता था, 7-8 साल पहले के एग्जाम में। 2010 के बाद से इस तरह का क्वेश्चन हटा दिया, और एनसीईआरटी में भी ये सब चीज मिलेगा नहीं तुमको। बट सिनोसेटिक, माइसीलियम, हाइफी, ये सब वर्ड मिलेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर में। तो सबसे फर्स्ट में हाइफल और सेल वॉल, क्योंकि हाइफी वॉल ही इसका सेल वॉल होगा। हाइफल और सेल वॉल कंटेन काइटिन और फंगस सेलुलोज, फंगस सेलुलोज, ठीक है। along with
पॉलीसेकेराइड्स। तो एनसीईआरटी में देखना सेल वॉल जो है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स लिखा है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन, लिपिड एंड अदर substances, other substances. सर सेल वॉल कंटेन के बाद क्या लिखना है? कंटेन काइटिन, CHITIN, काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट में जो पॉइंट है, काइटिन क्या होता है, ठीक है, वो है फंगल सेलुलोज और काइटिन बेसिकली made up of acetyl glucosamine, ठीक है। ये है बेसिकली। अब देखो इसमें क्या क्या और प्रेजेंट होता है। फंगल सेल हैव यूकैरियोटिक टाइप। तो जितना भी यूकैरियोटिक सेल का होगा वो सारा होगा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंस है। जैसे गोल्गी बॉडी के जगह वहां पे डिक्टियोसोम होगा जो कि सिंगल होता है। डिक्टियोसोम जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे और इस तरह से ग्रुप में रहता तो गोल्गी बॉडी बोलते थे, बट प्लांट के केस में हमेशा गोल्गी बॉडी जो है वो सिंगल में होता है, उसके लिए डिक्टियोसोम बोला जाता है, ठीक है। डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो डिक्टियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन है जो अटैच्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोमासोम, ठीक है। मतलब अगर सेल वॉल से कोई अटैच्ड है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई अटैच्ड है तो एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं लोमा सेल, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए मेम्ब्रेनस vesicles called lomasome is found attached to plasma membrane. Next point, dictyosome are present उसके बाद है फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फूड रिजर्व किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इतना ही है, इसको नोट करो। ये इंपॉर्टेंट इसका सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है।
हो गया? यस सर, हो गया। है ना? फिर आगे अब रिप्रोडक्शन। देखो इसका रिप्रोडक्शन जो होता है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसका 3 मैकेनिज्म है। इसका सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक होगा, फिर डायकैरियन स्टेज होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। उसके पहले ये जान लो कि रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरीके से होता है। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है। तो वेजिटेटिव जो होगा वो फंगी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बट एसेक्सुअल डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे ईस्ट के केस में एसेक्सुअल बडिंग प्रोसेस से हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा वेरिएशन है, आई मीन वेरिएशन कह सकते हैं एक तरह से, हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है, लाइफ है, वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल में 3 प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में रिप्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद आगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में कितने टाइप का? इट इज ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप। फर्स्ट सेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव एंड तीसरा हो जाता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, ठीक है। फर्स्ट में हो जाता है सेक्सुअल, पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें अल्टीमेटली स्पोर ही बनेगा, क्योंकि स्पोर ही बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। बट वो 3 प्रोसेस से हो सकता है। सबसे पहले को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी और दूसरे को बोलते हैं कैरियोगेमी। आई मीन सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है उसमें पहला जो स्टेप है प्लाज्मोगेमी होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस जिसको कैरियोगेमी, और न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायकैरियोकाइनेसिस, या फिर बोल सकते हैं वहां पे डायकैरियन स्टेज। मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस वहां पे आ जाता है, मतलब n + n = 2n, क्योंकि यहाँ पे एक का न्यूक्लियस फिर दूसरे का न्यूक्लियस दोनों को ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा नहीं कि सेल यहाँ फ्यूज करता है, न्यूक्लियस को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे सेल में। ऐसे स्टेज को हम लोग बोलते हैं डायकैरियन, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें होमोथैलिक हेटेरोथैलिक भी है, ठीक है। तो क्योंकि कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से जो होता है होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक, तो होमोथैलिक मतलब जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन अगर फ्यूजन हो रहा है कोई भी 2 सेल का या 2 गैमेट का, हम अगर फंगी में देखेंगे तो हेटेरो में डिफरेंट जेनेटिक वहां पे होगा, जेनेटिक जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंटली हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का सेम है तो उसमें वहां पे होमोथैलिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखो, इट involve the formation and union of 2 gametes or their nuclei। देखो यहाँ न्यूक्लियस वर्ड को यूज किया है, मतलब न्यूक्लियस का यहाँ पे फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द आर्टिफिशियल ग्रुप of fungi called imperfect fungi। देखो imperfect क्यों बोल रहे हैं, देखो एक हम लोग को इसमें 4 क्लास पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें से सबसे लास्ट का जो ग्रुप होता है ना, ठीक है ना, उस ग्रुप को हम लोग इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी फेज दिखता ही नहीं है, इसलिए उसको इम्परफेक्ट
इम्परफेक्ट जो है फंगी रखा गया। नाम याद है, सॉरी नाम हम बता देते हैं। नाम है तुम्हारा, पहला है फाइकोमाइसेटिस, ठीक है। उसके बाद फिर है दूसरा है एस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस, हाँ ड्यूट्रोमाइसेटिस, ठीक है। तो ड्यूट्रोमाइसेटिस एक ऐसा क्लास समझ लो, एक ऐसा ग्रुप है फंगी का जिसको इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं देखा जाता है। क्लियर कट, उसको नहीं पहचाना जा रहा है कि हाँ उसमें सेक्सुअल साइकिल है या नहीं है, इसलिए उसको इम्परफेक्ट है। वही चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंगी इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट फंगी उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्यूट्रोमाइसेटीज है और ड्यूट्रोमाइसेटीज ये एनसीईआरटी में भी है, उसको देख लेना, ठीक है। स्पेलिंग लिख देते हैं, ड्यूट्रोमाइसेटीज, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द compatibility in sexual reproduction fungi are of two types. अब ये टू टाइप में क्या बताए, फर्स्ट है होमोथैलिक। हम लोग होमोथैलिक किसको बोले, जिसका जीन सिमिलर है और अगर डिफरेंट होगा तो उसको हेट्रोथैलिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन होमोथैलिक में क्या होगा, इन होमोथैलिक फॉर्म fusion occur between genetically similar types, और दूसरा हेट्रोथैलिक। इसमें क्या होगा, इन हेट्रोथैलिक फॉर्म फ्यूजन अकर बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर टाइप। चलो इसको नोट करो फटाक से, नीचे का अगर छोटा होगा ना तो पूछ लेना। Okay, sir. हो गया।
सबका हो गया बेटा? Yes, sir. एक सेकंड, ये प्लाज्मोगैमी का डिफिनेशन हो गया, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। In higher fungi, karyogamy is delayed and occurred just before meiosis. Just before meiosis. Just before meiosis. In the stage of intervening, between plasmogamy and karyogamy. 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 The cells often, साथ में ही होगा. The cells often contain two nuclei or dikaryon n plus n. ये dikaryon stage होगी. Such cells are called dikaryon stage. Dikaryon cells. The phase is known as
नाइक्रियन केज। बस यही है इसमें डायकोरियन फेज में, ठीक है। अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एक तरह का एसेक्सुअल मेथड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कौन 3 एग्जाम्पल से कर सकता है। फ्रैगमेंटेशन, डायरेक्टली हम लिख देते हैं, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन एंड फिजन। फिजन में बाइनरी फिजन होगा तो हम बाइनरी वगैरह लिख लेते हैं। ये हो गया इसका वेजिटेटिव। अब एसेक्सुअल में होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इट अकर थ्रू the formation of sperm, formation of spore, ठीक है। स्पोर आर सिंगल सेल propagules which separate from the parent organism and get dispersed, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। इसमें 1-2 पॉइंट और है, इसको लिखाते हैं, पहले इसको नोट करो। क्या बोले? क्या वो नहीं आवाज आ रहा तुम्हारा रोहित? हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। क्या सीजन के बाद? हम पढ़ देते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट लाइन, कौन सा? सेकंड लास्ट लाइन। ये स्पोर आर सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल्स which separate from the parent organism and get dispersed.
नोट हो गया? यस सर। अब क्या है देखो, एसेक्सुअल में इसी में जो स्पोर बनता है, कोई कोई जो स्पोर है वो मियोसिस के कारण बनता है, कोई कोई माइटोसिस के कारण बनता है। तो जो मियोसिस के कारण बोलता है उसको मियोस्पोर भी बोलते हैं, और जो माइटोसिस के कारण बनता है उसको हम लोग एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग स्पोर या माइटोस्पोर भी बोला जाता है। देखो मेरे कहने का मतलब था कि अगर माइटोसिस प्रोसेस होगा तो वो एसेक्सुअली दिखाएगा, और अगर मियोसिस होगा तो उसमें सेक्सुअली मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि देखो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो या वेजिटेटिव हो, कुछ भी हो, जब तक स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक फंगस डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल में हम लोग क्या जाने कि स्पोर बना, सेक्सुअल में भी स्पोर ही बनता है, अल्टीमेटली ये डायकैरियन स्टेज पहुंचा तभी स्पोर बना। तो अगर मियोसिस हुआ तो सेक्सुअली बोल देते हैं कि सेक्सुअली साइकिल में स्पोर बन रहा है, और अगर माइटोसिस हुआ तो एसेक्सुअली में है। तो इसका स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखना, एनसीईआरटी में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एसेक्सुअली किसको बोलते हैं, सेक्सुअली। सेक्सुअली में जो स्पोर बनेगा उसका क्या नाम है, और एसेक्सुअली में बनेगा तो क्या नाम है। बस ये लास्ट है रिप्रोडक्शन का, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिख देते हैं उसका एग्जाम्पल और वो क्या आता है। हाँ, कुछ कुछ जो है स्पोर जो होता है मोटाइल होता है, कुछ नॉन मोटाइल होता है। ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना कि मोटाइल कौन होगा, नॉन मोटाइल कौन होगा। तो इसको एनसीईआरटी से जरूर करना, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो मोटाइल है, कौन सा एग्जाम्पल है कि नॉन मोटाइल है, बस। ठीक है, तो वैसे हम लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो तुमको एग्जैक्टली अगर देखा जाए जो क्वेश्चन, क्योंकि देखो मेडिकल में ये सब बहुत क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये सब बहुत ज्यादातर क्वेश्चन यही मैच द कॉलम लिख देगा या कुछ भी दे देगा। ठीक है, सो उसको एनसीईआरटी से जरूर याद करना, बाकी बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है दे स्पोर में भी मोटाइल, स्पोर में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। उसका नेकेड, उसका थीन और थिक वॉल्ड, थीन और थिक वॉल्ड, ये some spore are produced after meiosis. After meiosis, they are called sexually produced स्पोर और मियोस्पोर और मियोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। Other spores called mitospores or asexually produced spores। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो स्पोर्स कॉनिडिया,
स्पोरेंजियोस्पोर etc. ये इसका रिप्रोडक्शन। इसको नोट करो जल्दी। ओके सर। अब देखो, अब है फंगस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फंगस का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, देखो इसका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसके स्ट्रक्चर से, इसके स्पोर्स के फॉर्मेशन से, इसके स्पोर के डिस्पर्शन से, ये दो तीन चीज है जिसके कारण इसका अलग किया। जैसे फिजियोलॉजी है, इसका लाइफ साइकिल है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी है, वेजिटेटिव मतलब मैकेनिज्म है, माइसीलियम है, बॉडी स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से इसको क्लासिफाई किया गया। तीन चार चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला बॉडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजिकल बोल रहे हैं, दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन एंड डिस्पर्शन के हिसाब से, तीसरा होता है इसका लाइफ साइकिल के हिसाब से, चौथा होता है इसका फिजियोलॉजी, एंड पांचवा है बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से। और इसका मेन जो है लाइफ साइकिल वो रिप्रोडक्टिवली है, ठीक है। और इसका मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंसेस है। जैसे मान लो किसी में ब्रांच होगा, किसी में ए सेप्टेट होगा, किसी में ब्रांच होगा, किसी में सेप्टेट होगा। जो प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर वो कैसे हो रहा है, इंडोजेनसली, उस बेसिस पे इसको फंगस को क्लासिफाई किया गया। देखो मेनली हमारे पास चार है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो चार एग्जाम्पल, सॉरी एस्कोमाइसिडीज, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा बेसिडोमाइसिडीज, उसके बाद फिर है तुम्हारा एस्कोबेसिडो, और है एक जाइगोमाइसिडीज जिसको हम लोग फाइकोमाइसिडीज बोलते हैं, ठीक है। और एक है हमारा ड्यूट्रो। मतलब चार क्लासिफिकेशन किया गया इसका, ठीक है। तो उसका मेन बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजिकली, लाइफ साइकिल का, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, फिर आगे हम लोग। अब फंगस क्लासिफिकेशन, फंगस क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ फंगस। मॉर्फोलॉजी, structure and appearance morphology फॉर्म देख लो, फॉर्म। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ स्पोर and their dispersal. थर्ड है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, एंड फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये है, और हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किंगडम फंगी। तो इसका चार क्लासिफिकेशन है। पहला जो है वो क्या है, पहला है ड्यूट्रोमाइसिडीज, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं इन परफेक्ट फंगी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है फाइकोमाइसिडीज, फाइकोमाइसिडीज
सिटीज। तो इसका एग्जाम्पल हो जाए, सॉरी इसका जो है वो है माइसीलियम एसेप्टेट, मतलब इसके माइसीलियम में कोई भी सेप्टा नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर एल्गी, इसी को बोलते हैं लोअर एल्गी। सबसे फर्स्ट में जो है यही ग्रुप में आएगा, तुम देखना एनसीईआरटी में भी होगा। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जिसको सेक फंगी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज। और एक होता है बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज को सेक फंगी भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सेक फंगी, ठीक है, जिसको हायर फंगी बोलता है। और इसको बोलता है क्लब फंगी, क्योंकि ये ऑलवेज कॉलोनी में रहता है, क्लब फंगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों हमारा क्या है, हायर फंगी, हायर फंगी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। और देखो एक चीज और ध्यान देना, इस तीनों में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो नोन है, ठीक है। बस यही है इसका क्लासिफिकेशन है। देखो अब इस दोनों में एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है माइसीलियम सेप्टेट होगा, माइसीलियम सेप्टेट होगा, ठीक है। तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन होगा, ये तीनों में, ठीक है। ये लोअर एल्गी भी कहलाता है। लोअर एल्गी में जो है ना, लोअर एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट एल्गी का जो है वो उस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फीट लाइक वगैरह रहता है, थोड़ा सा स्पोर वगैरह रहता है। तो राइजोपस वगैरह इसे फाइकोमाइसिटीज में ही आता है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको अच्छे से। हो गया, यस सर। हो गया ना, यस सर। हाँ ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंगी का, जितना भी इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी बेसिक्स था वो सारा हम तुम लोग को बता दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे और
क्लासिफिकेशन लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो इसके क्लासिफिकेशन में 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्म, दूसरा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन एंड तीसरा एग्जाम्पल। ये 3 चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसे एनसीईआरटी तो खैर बुक्स को हम अब बुक्स को फॉलो कराएंगे, क्योंकि जो फंगी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो तुमको साथ साथ में जैसे क्लास के पहले या फिर क्लास के बाद हम जो भी पढ़ाएं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से, वो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ना जैसे माइसीलियम है, एसेप्टेट है, रिप्रोडक्शन इंडो होगा या एक्सोजीनियसली होगा, ये सब उसमें दिया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो कि मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस बार का जो है रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है ये टोटली पूरी बेस्ड था एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बहुत ऐसा पार्ट है जैसे क्वेश्चन लिया ही नहीं था, पता नहीं इस बार क्वेश्चन कैसे सेट किया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही था। 12th वाला पार्ट था, 11th वाला भी पार्ट था, लेकिन जो है क्वेश्चन पूरा टोटली 90 का 90 क्वेश्चन था एनसीईआरटी से। तो इसलिए अब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंगी में मोनेरा में और प्रोटिस्टा में उतना ज्यादा जो है नहीं पता चल रहा था। मोनेरा में तो खैर कुछ भी नहीं है, बट यू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स काफी है, बट प्रोटिस्टा में कुछ लाइन है जो हम लोग पढ़े, ठीक है, और वो पढ़ोगे समझ। अब फंगी में कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे नॉर्मल हम जो पढ़ा रहे वो पढ़ाएंगे डिटेल से, बाकी जो एनसीईआरटी में फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने उसके लिए हम जरूर साथ में टिक करवाएंगे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए तो वो हो गया। अब हम लोग का कॉमन मतलब जो होगा, जो कॉमन में पूछता है, और हमेशा मेथड कॉलम को लेके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है फंगी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग वो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी। और हाँ, तुम लोग इंट्रोडक्शन में तुम लोग को बोले थे कुछ पढ़ने के लिए, उसमें एग्जाम्पल वगैरह दिखा था, तो उसको एकदम इंट्रोडक्शन का जैसे तुम नोट्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें क्या है कि लास्ट पेज में या फर्स्ट पेज में सबको नोट कर लेना, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन बहुत उठता है, बनता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना काम करो, एनसीईआरटी का लाइन को हमेशा ध्यान में रख के बना। एपीआर में रिजल्ट होना तय है। बायो को लेके तो हमको नहीं लगता है कि तुम अगर एनसीईआरटी कर लोगे पूरा अच्छे से ना, तो 88 कर लोगे, कोई दिक्कत क्या आवाज प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ